कभी सोचा है कि जो आलू, टमाटर या गेहूं हम रोज खाते हैं वो असल में दुनिया के किस कोने से आए हैं? मतलब क्या वे हमेशा से यही थे? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट है। अच्छा? हाँ, ये एक तरह की जासूसी है। हाँ। और इस जासूसी का सीधा कनेक्शन हमारी फूड सिक्योरिटी से है। जासूसी, आई लाइक दैट। तो आज हम एक जासूस की तरह ही काम करेंगे। बिल्कुल। हमारा केस है हमारी प्लेट में मौजूद खाने का असली पता लगाना। और इस केस के जो मास्टर डिटेक्टिव हैं, वो थे एक रशियन साइंटिस्ट निकोलाई वाविलोव। हाँ, जिन्होंने सुराग ढूंढने के लिए सचमुच पूरी दुनिया छान मारी थी। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी टॉपिक पर है, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स। और हमारा मिशन है वाविलोव की इस कमाल की थ्योरी को समझना और ये जानना कि ये ज्ञान खासकर जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी या एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनके लिए इतना जरूरी क्यों है। ओके, तो किसी भी जासूसी की शुरुआत होती है सबसे बेसिक सवाल से, सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि आलू का सेंटर ऑफ ओरिजिन साउथ अमेरिका है, तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो ज्योग्राफिकल एरिया, वो जगह। हाँ, वो जगह जहाँ किसी भी फसल या जीव का जंगली पूर्वज, मतलब उसका वाइल्ड एंसेस्टर पहली बार उत्पन्न हुआ था। अच्छा। वहीं से धीरे धीरे वो डोमेस्टिकेट हुआ, मतलब आज की फसल की शक्ल में आया। ये किसी भी क्रॉप का एक तरह से बर्थ प्लेस है। गॉट इट। तो ये फसल का जन्म स्थान है, लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन होता है। क्या? मुझे हमेशा लगता था कि जहाँ कोई फसल पैदा हुई वहीं पर उसकी सबसे ज्यादा किस्में, सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी। तो क्या सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एक ही चीज है ना? ये एक बहुत ही कॉमन और लॉजिकल सवाल है, लेकिन साइंस में अक्सर जो लॉजिकल लगता है वो पूरा सच नहीं होता। ओके। सेंटर ऑफ ओरिजिन तो जन्म स्थान है, नो डाउट, लेकिन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी वो जगह है जहां उस फसल की सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस, मतलब किस्में पाई जाती हैं। और ये दोनों जगह हैं? ये दोनों जगह सेम हो भी सकती हैं और अलग अलग भी। वेट अ मिनट, मतलब एक क्रॉप का ओरिजिन एक जगह हो सकता है पर उसकी डाइवर्सिटी, उसकी वेरिएशंस दूसरी जगह भी मिल सकती हैं। ये कैसे? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए कोई परिवार एक छोटे से गांव में शुरू हुआ, वो गांव उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ठीक है। लेकिन फिर उस परिवार के लोग दुनिया भर में फैल गए और हर नई जगह जाकर वो वहां के माहौल में ढल गए, उनके तौर तरीके बदल गए। तो 100 साल बाद उस परिवार की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको उस छोटे से गांव में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई मिलेगी। फसलों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वाओ, दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। तो हम ये जो फूड डिटेक्टिव वाला काम कर रहे हैं, ये सब जानने की जरूरत क्या है? मतलब क्या फर्क पड़ता है कि गेहूं सेंट्रल एशिया से आया था या मक्का मैक्सिको से? यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। ये जानना सिर्फ मतलब एकेडमिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के लिए क्रिटिकल है। कैसे? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है प्लांट ब्रीडिंग, मतलब फसलों की नई किस्में बनाने के लिए। एग्जैक्टली। सोचिए, हमें एक ऐसी गेहूं की वैरायटी बनानी है जो कम पानी में भी उग सके या जिस पर कोई नई बीमारी असर न करे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें नए जीन्स चाहिए होंगे। ये यूजफुल जीन्स कहाँ मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे गेहूं के जंगली रिश्तेदारों में, उसके वाइल्ड रिलेटिव्स में, जो आज भी उसके सेंटर ऑफ ओरिजिन में उग रहे हैं। अच्छा, तो वो जगह जानना हमें एक तरह से जेनेटिक खजाने का नक्शा देता है। बिल्कुल। इट्स लाइक फाइंडिंग द ओरिजिनल सोर्स कोड ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू फिक्स बग्स। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो ये वाइल्ड रिलेटिव्स एक तरह से जेनेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। और दूसरा कारण है जेनेटिक इरोजन से बचना। जेनेटिक शरण। ये क्या होता है? ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जेनेटिक शरण को ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी से किताबें हमेशा के लिए गायब हो रही हैं। हर किताब में एक अनोखी कहानी थी, जब वो किताब चले गई तो वो ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। फसलों के साथ भी यही होता है। जब हैबिटेट लॉस की वजह से कोई किस्म खत्म हो जाती है तो वो यूनिक जेनेटिक कोड हमेशा के लिए खो जाता है। और अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो लाइब्रेरी कहाँ है तो हम उन किताबों को बचाएंगे कैसे? राइट। और तीसरा है जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन। ये सीधे जीन बैंक से जुड़ा है। जीन बैंक्स, जहां हम बीज वगैरह स्टोर करते हैं। हाँ, जहां हम भविष्य के लिए फसलों के बीज और उनके जेनेटिक मटेरियल को सेफ रखते हैं। अब सोचिए, अगर आपको एक जीन बैंक बनाना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि दुनिया के सारे जरूरी पौधे मिलते कहाँ हैं। सही बात है। सेंटर ऑफ ओरिजिन की जानकारी हमें यही बताती है कि कौन से जरूरी बीज इकट्ठा करने हैं ताकि हमारी ये जेनेटिक लाइब्रेरी कंप्लीट और डाइवर्स हो। ओके, अब समझ आया कि ये जासूसी कितनी जरूरी है। तो चलिए अपने मास्टर डिटेक्टिव निकोलाई वाविलोव पर वापस आते हैं। 1926 में उन्होंने क्या खास चीज ऑब्जर्व की थी? वाविलोव एक जुनूनी इंसान थे। उन्होंने दुनिया के कोने कोने से 50 से ज्यादा देशों से पौधों के 2.5 लाख से ज्यादा सैंपल इकट्ठा किए। 2.5 लाख? हाँ। और जब उन्होंने इस सारे डेटा को मैप पर प्लॉट किया तो उन्हें एक शॉकिंग पैटर्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि फसलों की विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में रैंडमली नहीं फैली है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पाया कि ये डाइवर्सिटी कुछ खास जगहों पर, कुछ हॉटस्पॉट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा। और वाविलोव की रेवोल्यूशनरी थ्योरी ये थी कि ये जो महान केंद्र हैं, द ग्रेट सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, ये ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों के पहाड़ों और पहाड़ियों में है। मतलब क्रॉप्स रैंडमली ग्रो नहीं करते, उनका एक स्पेसिफिक सेंटर होता है और वो भी ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में। एग्जैक्टली। तो उन्होंने दुनिया का एक तरह से फूड मैप ही तैयार कर दिया। ऐसे कितने सेंटर्स की पहचान की थी उन्होंने? उन्होंने 8 मुख्य या मेन सेंटर्स की पहचान की और 3 सब्सिडियरी सेंटर्स भी बताए। लेट्स गो ऑन अ वर्ल्ड टूर। कौन-कौन से हैं ये 8 सेंटर्स? चलिए चलते हैं। पहला है चीन, जहां से हमें सोयाबीन और संतरे मिले। फिर है हिंदुस्तान, मतलब भारत, जहां से चावल, बैगन और खीरा जैसी फसलें आईं। तीसरा मध्य एशिया, जहां से गेहूं और मटर आए। चौथा एशिया माइनर, जहां से हमें दालें और अंजीर मिले। 5वां भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मतलब मेडिटेरेनियन, जहां से जैतून आया। ये तो आधी दुनिया हो गई। बाकी के 3? छठा है एबिसिनिया, आज का इथियोपिया, जो कॉफी का घर है। कॉफी? हाँ। और फिर 7वां मध्य अमेरिका, मतलब मेक्सिको, जहां से मक्का, बीन्स और मिर्चाएं। और 8वां दक्षिण अमेरिका, जिसने हमें आलू, टमाटर और मूंगफली जैसे तोहफे दिए। तो अगली बार जब मैं चिप्स के साथ टोमेटो केचप खाऊं तो साउथ अमेरिका को याद करूं? बिल्कुल। हमारी रसोई तो सच में एक वर्ल्ड मैप है। एक मिनट, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग।
क्या इन सेंटर्स में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना? ग्रेट क्वेश्चन। और यहीं पर वावेलॉफ की थियरी और डीप हो जाती है। उन्होंने इन सेंटर्स को भी दो मेन कैटेगरीज में बांटा, प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी और सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें क्या फर्क है? इसे ऐसे सोचिए, प्राइमरी सेंटर एक जंगली जंगल है, ये फसल का असली घर है, जहाँ सब कुछ वाइल्ड है। हाँ, जहाँ प्रकृति के नियम चलते हैं। यहाँ आपको उस फसल की जबरदस्त जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी। यहाँ पर डोमिनेंट जीन्स यानी वो बॉस जीन्स जो अपना असर दिखाते ही हैं, उनकी भरमार होती है। अच्छा, जैसे कड़वा स्वाद ताकि कोई जानवर ना खाए। बिल्कुल, ये जीन्स पौधे को जंगली माहौल में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ओके, तो प्राइमरी सेंटर इज अ वाइल्ड जंगल, तो फिर सेकेंडरी सेंटर क्या है? सेकेंडरी सेंटर एक किसान का सलीके से सजाया हुआ बगीचा है। ये वो जगह है जहाँ क्रॉप बाद में पहुंची, लेकिन इंसानों ने उसे बहुत बड़े पैमाने पर उगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर डाइवर्सिटी तो है, लेकिन वो वाइल्ड डाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ किसानों ने चुन चुनकर सिर्फ उन्हीं पौधों को उगाया जो उन्हें पसंद थे। ज्यादा मीठे फल, बड़े दाने, इस तरह के लक्षण। एग्जैक्टली, जंगल में ताकत की जीत होती है, बगीचे में पसंद की। और जेनेटिक लेवल पर इसका क्या मतलब हुआ? जो तभी अपना असर दिखाते हैं जब डोमिनेंट बॉस जीन मौजूद ना हो। राइट। और क्योंकि यहाँ इंसान अपनी पसंद के पौधे चुन रहा है, तो यहाँ नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी जोर शोर से काम करता है। दिस इज फैसिनेटिंग। तो अगर किसी प्लांट ब्रीडर को बीमारी से लड़ने वाला जीन चाहिए तो वो प्राइमरी सेंटर के जंगल में खोजेगा। हाँ। और अगर उसे ज्यादा मीठे फल वाला जीन चाहिए तो वो सेकेंडरी सेंटर के बगीचे में ढूंढेगा। You've nailed it। बिल्कुल यही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है माइक्रो सेंटर्स का। ये क्या है? माइक्रो सेंटर्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये विविधता के बड़े केंद्रों के भीतर ही छोटे छोटे पॉकेट साइज्ड एरिया होते हैं जहाँ असाधारण रूप से बहुत ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इनका क्या महत्व है? ये इतने स्पेशल क्यों है? जहाँ वो ये स्टडी कर सकते हैं कि फसलें असल में इवॉल्व कैसे होती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत कन्विंसिंग लगता है, लेकिन वावेलॉफ अपनी थ्योरी को लेकर इतने निश्चित कैसे थे? उन्होंने किन सबूतों का इस्तेमाल किया? वावेलॉफ एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव थे और उन्होंने कई अलग अलग तरह के सबूतों को एक साथ जोड़ा। 4 मुख्य तरह के सबूत उन्होंने पेश किए। ओके, पहला आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी पुरातात्विक अवशेष, खुदाई में मिले हजारों साल पुराने बीज या खेती के औजारों के निशान। मतलब हिस्ट्री का इस्तेमाल करके बायोलॉजी की पहली सुलझाना। क्लेवर। दूसरा सबूत क्या था? दूसरा था मॉर्फोलॉजी एंड लिविंग प्लांट्स यानी पौधों की बाहरी बनावट का अध्ययन। ये वावेलॉफ का मेन टूल था। उन्होंने खुद जाके देखा कि किसी एक जगह पर किसी फसल की किस्मों में कितनी ज्यादा भिन्नता है। अच्छा। जहां ये भिन्नता सबसे ज्यादा थी, उन्होंने उसे एक हॉटस्पॉट माना। और तीसरा सबूत तो डीएनए होगा जो अब हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आज के समय में हम डीएनए एंड बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, जो वावेलॉफ के काम को और भी ज्यादा मजबूती देता है। और चौथा सबूत बहुत ही यूनिक है, लिंग्विस्टिक एविडेंस। भाषा का खेती से क्या लेना देना? बहुत गहरा। कई बार किसी फसल का नाम अलग अलग भाषाओं में उसके मूल स्थान की ओर इशारा करता है। जैसे चाय शब्द को ही ले लीजिए। चाय, चाय, ये सारे शब्द चाइनीज ओरिजिन से ही निकले हैं और पूरी दुनिया में फैले हैं, जो चाय के चाइनीज ओरिजिन का एक भाषाई सबूत है। माइंड ब्लोइंग। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। वावेलॉफ के विचारों की क्या सीमाएं थी, लिमिटेशंस? हाँ, बिल्कुल, साइंस ऐसे ही आगे बढ़ता है। उनकी थ्योरी की 4 मुख्य लिमिटेशंस मानी जाती हैं। पहली है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या कमी थी? वावेलॉफ के नक्शे में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को उतनी तवज्जो नहीं मिली थी। बाद में पता चला कि इन जगहों पर भी बहुत महत्वपूर्ण विविधता है, तो उनका नक्शा कह सकते हैं अधूरा था। ओके, और दूसरी कमी? दूसरी है मिसमैच। कुछ फसलों के लिए, जैसे मक्का और टमाटर, उनका उत्पत्ति केंद्र और विविधता केंद्र अलग अलग जगहों पर पाए गए, जो उनकी थ्योरी से मेल नहीं खाता था। और वो पहाड़ों वाली बात कि सारे सेंटर्स पहाड़ों में हैं। वो तीसरी कमी है, टेरेन। वावेलॉफ का मानना था कि ज्यादातर केंद्र पहाड़ों में है। ये काफी हद तक सही है, लेकिन उत्पत्ति के केंद्र मैदानी इलाके भी हो सकते हैं। और आखिरी और चौथी कमी जेनेटिक्स से जुड़ी है। वावेलॉफ का मानना था कि सेंटर ऑफ ओरिजिन में आपको ज्यादातर डोमिनेंट एलील्स मिलेंगे, लेकिन अब हम जानते हैं कि जेनेटिक्स की कहानी इतनी सीधी नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरी जासूसी की कहानी को समेटे तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हमारी थाली में रखा हर दाना, हर सब्जी एक लंबी कहानी लेकर आता है, और उस कहानी की शुरुआत को, उसके सेंटर ऑफ ओरिजिन को जानना हमें उसके जंगली रिश्तेदारों तक पहुंचाता है। और ये जंगली रिश्तेदार उन जरूरी जीन्स का भंडार हैं जिनकी हमें भविष्य में जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, नई बीमारियों का सामना करने के लिए और बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए। सही है। तो ओरिजिन जानना जरूरी है ताकि हम वाइल्ड रिलेटिव्स ढूंढ सकें और बेहतर क्रॉप्स बना सकें। वावेलॉफ की थ्योरी अपनी कमियों के बावजूद एक क्रांतिकारी कदम थी। ये हमें आज भी याद दिलाती है कि हमारी फूड सिक्योरिटी की जेनेटिक चाबियां दुनिया के उन जंगली और अनछुए कोनों में छिपी हैं। अब सोचने वाली बात यह है, जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगी, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां जंगल सिकुड़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हम अपनी फसलों के इन असली घरों को हमेशा के लिए गायब होने से पहले कैसे बचा सकते हैं?